नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट से जो खबर आई उसने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक साथ 6 ऑयल टैंकर और 3 गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारे। और सबसे खास बात, इन टैंकरों के साथ भारतीय नौसेना की पूरी सुरक्षा तैनाती मौजूद थी, जिसमें शामिल थे भारत के 2 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने सिर्फ अपने टैंकर नहीं भेजे, बल्कि अपनी पूरी समुद्री ताकत को साथ लेकर इस संवेदनशील इलाके में एंट्री की। और यही वो बिंदु है जहां से ये कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त ये काफिला हॉर्मुज के संकरे रास्ते से गुजर रहा था, उसी वक्त ईरान की नजरें भी उस पर टिकी हुई थी। और पिछले कुछ समय से जिस तरह ईरान इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। बार बार विदेशी जहाजों को रोकना, जांच करना और अपने प्रभाव का प्रदर्शन करना, ये सब पहले भी देखा जा चुका है। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी, क्योंकि सामने कोई साधारण काफिला नहीं, बल्कि भारत का संरक्षित ऊर्जा काफिला था। और उसके साथ खड़ी थी एक ऐसी नौसेना जो अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन असली सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ एक रूटीन एस्कॉर्ट मिशन था, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया खुला संदेश। क्योंकि जिस तरह से यह ऑपरेशन प्लान किया गया, उसमें हर एक मूवमेंट का अपना मतलब था। टैंकरों की संख्या, उनकी टाइमिंग और सबसे बढ़कर उनकी सुरक्षा में तैनात युद्धपोत, ये सब कुछ ये संकेत दे रहा था कि भारत अब अपने ऊर्जा हितों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। और अगर कोई रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो उसे सीधे जवाब मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही ये काफिला हॉर्मुज के सबसे संवेदनशील हिस्से में पहुंचता है, ईरान की तरफ से गतिविधियां तेज हो जाती हैं। निगरानी ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं, तेज गति वाले पेट्रोल बोट्स आसपास मंडराने लगते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए चेतावनी जैसे सिग्नल्स भी दिए गए। और यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन को एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि मिडल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इजराइल और उसके विरोधी गुटों के बीच चल रहा संघर्ष, अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और ईरान पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब ने मिलकर इस पूरे इलाके को एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में जब कोई बड़ा देश इस तरह खुले तौर पर अपनी ताकत दिखाता है, तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जा सकता है। लेकिन भारत के इस कदम को सिर्फ एक सैन्य मूव के तौर पर देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से पूरा करता है। और अगर ये रास्ता अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों से लेकर इंडस्ट्री तक सब कुछ प्रभावित होता है। और यही वजह है कि भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह ईरान ने पहले भी जहाज़ों को रोकने और दबाव बनाने की कोशिश की है, उससे ये साफ है कि वो इस इलाके में अपने प्रभाव को चुनौती दिए जाने को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उसने इस बार कोई बड़ा कदम उठाया तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। और यही वो डर है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है, क्योंकि यहाँ हर एक्शन का एक रिएक्शन तय है। और अगर वो रिएक्शन आक्रामक हुआ तो ये सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े टकराव में बदल सकता है। और इसी बीच दुनिया भर के देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक क्षेत्रीय रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। और अगर यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता आती है तो उसका असर हर देश पर पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा नजरें भारत और ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। और यही टकराव इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ जहाजों का सफर नहीं रहा, बल्कि ये 2 रणनीतियों की भिड़ंत बन चुका है। एक तरफ खुली चुनौती और दूसरी तरफ नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ईरान इस बार कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे भारत को सीधा नुकसान हो सकता है, या फिर ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक पावर प्ले बनकर रह जाएगा। लेकिन जिस तरह हालात बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में ये और भी बड़ा रूप ले सकता है।
क्योंकि जैसे ही भारतीय टैंकरों का ये काफिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे संकरे हिस्से से आगे बढ़ने लगता है, उसी समय ईरान की तरफ से गतिविधियां और तेज होती हुई दिखाई देती हैं। और यही वो एक क्षण होता है जहां स्थिति सिर्फ निगरानी से निकलकर संभावित टकराव के दायरे में प्रवेश करती हुई नजर आती है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पूरी तरह अलर्ट मोड में आ जाते हैं। हर रडार एक्टिव, हर कम्युनिकेशन लाइन खुली और हर यूनिट अपने अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत तैयार रहती है, क्योंकि ये अब सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसा ऑपरेशन बन चुका था जिसमें हर गलत कदम का सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता था। इसी दौरान ईरानी पेट्रोल बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स दूरी बनाते हुए लगातार भारतीय काफिले की मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बनता है जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमा को परख रहे हों। कोई भी पहले कदम उठाने से बच रहा हो, लेकिन साथ ही पीछे हटने को भी तैयार ना हो। और यही वो रणनीतिक टकराव होता है जिसे मिलिट्री भाषा में स्टैंड ऑफ कहा जाता है, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन हर सेकंड एक अदृश्य दबाव बना रहता है। इसी दौरान भारतीय नौसेना की तरफ से एक स्पष्ट और सख्त कम्युनिकेशन बनाया रखा जाता है कि ये काफिला पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत आगे बढ़ रहा है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की जिम्मेदारी है। और ये संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारतीय युद्धपोतों की फॉर्मेशन, उनकी मूवमेंट और उनकी पोजीशनिंग भी यही संकेत देती है कि किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और अहम पहलू सामने आता है और वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ हथियारों का ही नहीं बल्कि मानसिक दबाव का भी बड़ा रोल होता है। ईरान की तरफ से बार बार अपनी मौजूदगी दिखाना, ड्रोन की लो फ्लाइट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार एक्टिव रहना, ये सब एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती है। लेकिन भारतीय नौसेना भी उतनी ही सतर्कता और संयम के साथ इसका जवाब देती है। हर गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है, हर मूवमेंट का जवाब तय रणनीति के तहत दिया जाता है। और यही वो संतुलन होता है जो इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाता है, क्योंकि अगर यहाँ किसी भी स्तर पर घबराहट या जल्दबाजी दिखाई जाती तो स्थिति तुरंत बिगड़ सकती थी। इसी दौरान नई दिल्ली में भी लगातार अपडेट्स पहुंचते रहते हैं और हर जानकारी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करती हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। और यही वो समय होता है जब कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों एक साथ काम करती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ समुद्र में भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बैक चैनल्स के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी जारी रहती है। और इसी संतुलन का असर धीरे धीरे दिखने लगता है, क्योंकि कुछ समय बाद ईरानी गतिविधियों में हल्की कमी नजर आती है, दूरी थोड़ी बढ़ाई जाती है और सीधे हस्तक्षेप से बचा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि खतरा टल गया है, बल्कि ये एक अस्थायी ठहराव होता है जिसमें दोनों पक्ष स्थिति का आकलन कर रहे होते हैं। इसी बीच भारतीय टैंकर धीरे धीरे उस संवेदनशील क्षेत्र से बाहर निकलने लगते हैं और यही वो क्षण होता है जिसे इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुरक्षित पारगमन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी होता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बार की घटना नहीं बल्कि ये आने वाले समय के लिए एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो ये बताता है कि मिडल ईस्ट में समुद्री रास्तों पर अब प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने वाली है और भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी के इस दौर में समुद्री रास्तों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर इन रास्तों पर दबाव बनाया जाता है तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय हितों पर पड़ता है। और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारत अपनी समुद्री रणनीति की समीक्षा करने में जुट जाता है। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई जाती हैं, तैनाती को और मजबूत करने पर विचार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकल्पों को भी देखा जाता है ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या ये टकराव यहीं खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मिडल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि स्थिरता अभी दूर है और ऐसे में हर देश को अपनी रणनीति को लगातार अपडेट करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से आगे का हर कदम बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन की बात नहीं रही बल्कि ये एक लंबी रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है जिसमें हर देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है
और इसी अनिश्चितता के बीच एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, बल्कि ये ताकत और प्रभाव का मैदान बन चुका है। और जो देश यहाँ मजबूत रहेगा वही आने वाले समय में अपनी स्थिति को सुरक्षित रख पाएगा। और भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए ये दिखा दिया है कि वो इस चुनौती के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आएंगी, नए समीकरण बनेंगे और हर निर्णय का असर दूर तक जाएगा। और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सीख है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अंततः वही देश सफल होता है जो सही समय पर सही फैसला ले सके। और इसी के साथ ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे दौर की झलक दिखाती है जहां हर देश को अपने हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ तैयार रहना होगा, बल्कि हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम भी बनना होगा।